आज हम सारणी की निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने टेबुलेशन का अध्ययन किया है और उसमें हमने ये अध्ययन किया है कि टेबुलेशन में विभिन्न जो फैक्ट्स होते हैं उनको तालिका या सारणी के माध्यम से कुछ स्तंभ या पंक्तियों में व्यवस्थित करके और फिर किसी भी समस्या को समझाया जाता है। आज हम इसी सारणी को आगे बढ़ाते हुए इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सारणी का निर्माण एक बहुत ही कठिन कार्य है और उसे एक अनुभवी, कार्यकुशल तथा प्रतिभा संपन्न शोधकर्ता ही पूर्ण कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सारणी को कोई भी व्यक्ति बना सकता है। सारणी निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुभव की और उसकी कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ती है। वर्गीकरण के पश्चात जब तथ्य सामने आ जाते हैं तो सबसे पहले सारणी को शीर्षक अर्थात हेडिंग दिया जाता है। ये मोटे अक्षरों में लिखा जाता है तथा इससे तथ्यों का विषय देखते ही समझ में आ जाता है। दूसरे क्रम में उसके अंतर्गत विभिन्न कॉलम्स की स्थिति को देखा जाता है कि वे अनावश्यक रूप से न बड़े हों और न छोटे हों। तीसरे चरण में प्रत्येक स्तंभ को एक अनुशीर्षक दिया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वह स्तंभ आंकड़ों के विषय में क्या अतिरिक्त या विशेष जानकारी देता है। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ, जनसंख्या के शीर्षक के अंतर्गत आने वाले कॉलम्स में ऊपर स्त्री तथा पुरुष लिख दिया जाता है। यदि स्त्री वर्ग के अंदर भी स्तंभ हों तो उनके अनुशीर्षक शिक्षित अर्थात अशिक्षित हो सकते हैं। अगला जो चौथा चरण है उसमें पंक्तियाँ या सूचनाएं भरी होती हैं। उन्हें वर्णमाला, समय, स्थान आदि के अनुसार लिखा जाता है। पांचवें चरण में कॉलम्स का क्रम निर्धारित किया जाता है। पहले स्तंभ में आगे आने वाली संख्याओं तथा तथ्यों का परिचय देने वाली बातें लिख दी जाती हैं। उसके बाद अधिक महत्वपूर्ण सूचना बाएं स्तंभ से भरी जाती हैं। तुलना से संबंधित स्तंभ पास पास में रखे जाते हैं और मध्य या अनुपात बताने वाले स्तंभ उनके समीप ही लिखे जाते हैं। छठे चरण में आंकड़ों का उपविभाजन करने के लिए मुख्य स्तंभ के उपस्तंभ बनाए जाते हैं। उपवर्ग उपस्तंभ बन जाते हैं। ये पतली रेखाओं के भीतर भी दर्शाए जा सकते हैं। सातवें चरण में यदि स्तंभ अनेक उपवर्गों या उपस्तंभों में बांट दिया जाता है तो उनका योग साथ ही दे दिया जाता है और अंत में यदि कोई विशेष बात बतानी हो तो उसे टिप्पणी के स्तंभ के अंतर्गत लिख दिया जाता है। किसी मद के आंकड़े न मिल पाने का उल्लेख इसी प्रकार किया जाता है। सारणीयन करने की उपयुक्त क्रियाएं दोनों पद्धतियों से की जा सकती हैं, चाहे वह हाथ से किया जाए या मशीन से। हाथ से किए गए टेबुलेशन को हस्त सारणीयन कहा जाता है। इसमें टैली शीट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले उन समूह वर्गों या वर्ग अंतरालों को निश्चित किया जाता है जिनके अंतर्गत तथ्यों को रखना है। जैसे यदि 100 मतदाताओं की आय का टेबुलेशन करना है तो आय समूह का 100, 200, 200 से 300 और 300 से 400 आदि का निर्धारण कर दिया जाएगा। इन आय समूह में आने वाले एक एक मतदाता की आय को लेकर उस वर्ग के अंतर्गत एक खड़ी रेखा खींच दी जाएगी। उस वर्ग में ऐसी 4 खड़ी रेखाएं हो जाने के बाद एक काटती हुई 5वीं रेखा खींच दी जाएगी। बाद में उसका योग लगा दिया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी सारणी बनाई जाती है तो उसमें कॉलम्स होने चाहिए और कॉलम्स के अलावा उस सारणी को कई चरणों के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने सारणी के 7 चरण आपको बताए हैं। मान लीजिए आपको विभिन्न जो स्टेट हैं उनकी स्त्री और पुरुष की जो
शिक्षा के जो आंकड़े हैं उनको दर्शाना है। तो आप सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डालेंगे कि विभिन्न राज्यों की स्त्री और पुरुष की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। ये हो जाता है किसी भी टेबल का शीर्षक। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो हम स्टेट ले रहे हैं उनके सामने क्रम संख्या डाल देंगे। प्रत्येक क्रम के आगे स्टेट का नाम लिखा जाएगा। उसके पश्चात हम स्त्री और पुरुष दो अलग अलग कॉलम बनाएंगे। जहाँ स्त्री का कॉलम बनाएंगे उसके पास वाला जो कॉलम होगा वो होगा उनका शिक्षा का प्रतिशत। वैसे ही पुरुष का जो कॉलम होगा उसके आगे वाला कॉलम होगा पुरुष की शिक्षा का जो भी प्रतिशत है वो। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, हमारे पास स्त्री की शिक्षा का प्रतिशत है और पुरुष की शिक्षा का प्रतिशत है और प्रत्येक जो स्टेट है उसका नाम लिखा हुआ है। अब हम आसानी से स्त्री और पुरुष हैं उनकी शिक्षा का जो प्रतिशत है प्रत्येक स्टेट की वो आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम सारणी बनाएं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उस टॉपिक का हमें हेडिंग देना पड़ता है सारणी में सबसे पहले। उसके पश्चात हमें सारणी के जो कॉलम होते हैं उनका निर्धारण करना पड़ता है कि अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में 5 प्रकार की सूचनाएं देनी है तो हमें 5 कॉलम बनाने हैं। 5 जो कॉलम हैं वो इस प्रकार से बनाने हैं कि जो भी हमें सूचना ज़्यादा बड़ी देनी है उस कॉलम को ज़्यादा बड़ा कर देना है और जिसकी सूचना हमें कम देनी है तो उस कॉलम को हम छोटा दर्शा दें। इस प्रकार हम सारणी में कॉलमों का निर्धारण करते हैं। अगर हमें किसी एक ही सूचना को 2 बातें बतानी है उसके बारे में तो हम उसका सब डिवीज़न अर्थात उप विभाजन भी कर सकते हैं उस कॉलम का। तो हमें सारणी बनाते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अगर हम जिस भी विषय के बारे में बताना चाह रहे हैं विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों को आसानी से उस सारणी के माध्यम से किसी भी टॉपिक का वे तुलनात्मक अध्ययन कर सकें और उसका निष्कर्ष निकाल सकें। तो हम जब भी सारणी बनाएं तो हमें इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सारणी में जो भी तथ्य दिए जाएं वो तथ्य हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अपनी मन मर्जी से उन तथ्यों को हमें नहीं दर्शाना चाहिए। अगर हम सारणी को हाथ से बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक टैली शीट बनानी पड़ेगी और इसको हस्त सारणी कहा जाता है। और सारणी है हाथ से बनाने के अलावा मशीनों से भी तैयार की जाती है जिसको यांत्रिक सारणी कहा जाता है। धन्यवाद।